हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। फिर से आपका वेब3 की दुनिया में एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज काफी सारी चीजें हैं जो बिटकॉइन से रिलेटेड है और वेब3 के इकोसिस्टम से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आज हम आपको थोड़ा-सा उसको डिकोड करके बताएँगे। कुछ वीडियोज़ हम काफ़ी समय से ये रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। लाइव आपको लग रहा होगा कि हम लाइव होते हैं, बट हम एक्चुअल में लाइव नहीं होते बिकॉज़ अभी कुछ टाइम का ऐसा कंस्ट्रेंट है कि हमें ये रिकॉर्डेड वर्जन्स डालने पड़ रहे हैं। प्रोबेबली मई के अंदर पोस्ट ईद मेरे ख्याल से ये जो वीडियोज़ हैं फिर से हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। बट ऑल इन ऑल आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो एनालिसिस है, रिपोर्ट है, वो सही तरीके से आपके पास पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं प्रणव। बिल्कुल शुरू करते हैं और सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि मैं टोक्यो जा रहा हूँ कल ईद टोक्यो के लिए। अच्छा, ओके, हाँ, तो दैट अमेज़िंग। विल बी अ लॉट ऑफ फन। जापान की कम्युनिटी से क्या क्रिप्टो का इनसाइट है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ जापान के लिए क्योंकि जापान वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस जिसने क्रिप्टो के ऊपर एक लॉ लाया था। भले ही हुँ, वो लॉ ज़्यादा चला नहीं। अभी आप जापान में अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज़ को व्हाइट लिस्ट कर रखा है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम ऐसी 28 करेंसीज़ हैं, जिनको उन्होंने व्हाइट लिस्ट कर रखा है और सिर्फ़ उन्हीं को आप जापान के अंदर या जापान की हुँ, हुँ, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। यू हैव टू रजिस्टर योर क्रिप्टो एंड यू कैन ट्रेड ओवर देयर। उसको वो थोड़ा-सा एक्सपैंड कर रहे हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स कर रहे हैं और क्रिप्टो के ऊपर जो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, उसके तहत वो बहुत सारे क्रिप्टो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना चाहते हैं, टोक्यो जापान के अंदर। बिकॉज़ उनका ये कहना है कि गेमिंग के अंदर टोक्यो एंड जापान वाज़ द लीडिंग सिटी एंड कंट्री हुँ, एंड वेब3 के साथ हमको ये पीछे नहीं रहना है। तो वो स्टार्टअप वीज़ा एक नया ला रहे हैं 1 साल के लिए जिसके तो अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी जापान के अंदर। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम्स इन जापान। वहाँ पे अभी चेरी ब्लॉसम भी हो रहा है, तो उसकी भी फोटोज और डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। बट आई एम गोइंग टू टोक्यो टुमारो, सो इट्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। या ऑब्वियसली ये तो यार बहुत एक्साइटिंग है। जापान तो एक वन ऑफ द प्रोग्रेसिव नेशन रहा है हमेशा से, टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहा और जापान की दी हुई कितनी इनोवेशंस हैं यार जिनको आज भी हम यूज़ करते हैं। एंड जापान नो डाउट रेगुलेशन में भी काफ़ी इनोवेटिव रहा और बहुत टाइम पहले उन्होंने दे वर सॉर्टेड आउट। उन्होंने लाइसेंसिंग से लेके उसका एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज से लेके टोकन्स कौन-कौन से रहेंगे, उनको डिफाइन प्रॉपर तरीके से उसने हमेशा से रेगुलेटरी फ्रंट पे आई थिंक जापान के अंदर सबसे ज़्यादा क्लैरिटी है, अगर हम जितने भी नेशंस को कंपेयर करें। तो इट्स टोक्यो विल डेफिनिटली गिव यू एन इनसाइट कि वहाँ पे डेवलपर एंड पे जापान में क्या हो रहा है। सो एक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक और डिटेल आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो काशिफ भाई बता रहे थे ना, रेगुलेटरी क्लैरिटी इतनी है कि एफटीएक्स ने कहीं के पैसे नहीं लौटाए, यूएस के पैसे नहीं हुँ, लौटाए, कहीं के पैसे नहीं लौटाए। बट एफटीएक्स जापान जो है, इट हैड टू रिज्यूम इट्स विड्रॉल्स बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट दैट वाज हुँ, एग्जिस्टिंग ओवर देयर। पहले से जो लॉज वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, तो वहाँ के हुँ, कंज्यूमर सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज। मैं और इनसाइट जो वहाँ पे जो डिटेल में मेरे को समझ आएगी, उसको वेब3 की दुनिया के ऑडियंस तक लाऊंगा। बट या हुँ। in Japan would be a lot of fun. Anyways, moving forward, more than half of all circulating Bitcoin is dormant. काशिफ भाई, यस। कुछ एनालिसिस होते हैं जो आप काफी मतलब काफी समय से हम हैं, तो आप उसको और अच्छे हुँ, से डिटेल में बता पाते हो कि अगर पूरा का पूरा जो क्रिप्टो है वो वॉलेट्स की तरफ मूव हो रहा है, तो उसका क्या कहना है, उसका क्या मतलब है, एक्सचेंजेस की तरफ जा रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो ग्लासडोर में ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं डेटा के, जिसके तहत लोग बता पाते हैं कि ये अभी करंट हुँ, सेंटीमेंट क्या है। इट इज लाइक फ्रंट रनिंग एनी काइंड ऑफ सेंटीमेंट। अगर आपको ट्रेड करना होगा तो उसके पहले आप एक्सचेंज पे लाओगे। अगर आपको स्टोर करना होगा तो उसको आप ट्रेड से बाहर ले जाओगे, अपने कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ आधे से ज्यादा बिटकॉइन जो है वो डोरमेंट है। उससे क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए किसी भी वैसे तो मैंने ये वीडियो काफ़ी पहले कवर किए हुए हैं और वो डिटेल में आप वो वीडियोज़ जाके पास्ट में देख सकते हैं कि किसी भी फॉर्म ऑफ मनी की जब जर्नी होती है, तो उसमें फ़ेजेज़ होते हैं। तो उसमें जो पहला फ़ेज़ होता है कि कोई भी पर्टिकुलर मनी एकदम मीडियम ऑफ एक्सचेंज या एकदम यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं हो जाती। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम आपने जैसे कभी किसी टाइम पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सोना था।
सोना एकदम मीडियम ऑफ एक्सचेंज या यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं बना होगा। सोना किसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे वो एज़ अ पहले कलेक्टिबल यूज़ हुआ होगा। कलेक्टिबल यूज़ हुआ होगा मतलब कुछ लोगों ने उसको उसकी शाइनी मटेरियल को देख के बोला होगा कि चल यार लेट्स कीप इट एज़ अ कलेक्टिबल। अभी पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है, कितने लोग इसमें एंटर करेंगे, कैसे इसको देख रहे हैं। बट अभी कुछ शाइनी मटेरियल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसमें शाइन ज़्यादा है। चलो इसको ना अपने क्राउन के ऊपर रख लेते हैं या अपने हाथ में पहन लेते हैं, कुछ शाइनी मटेरियल है, लोग देखेंगे। जैसे एक पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग को उठा के आप दीवार पे डाल देते हो एज़ अ कलेक्टिबल। तो उस फेज़ से बिटकॉइन निकल चुका है। कलेक्टिबल वाली फेज़ को वो थ्रू कर गया है, राइट? कि जब इक्का-दुक्का लोगों ने बिटकॉइन के अंदर विश्वास दिखाया होगा, चलो यार देखते हैं, रख लेते हैं वॉलेट के अंदर। रख लेते हैं 5-6 हज़ार। एक ने बोला चल यार पिज़्ज़ा लेके देख लेते हैं। उसके वो कलेक्टिबल था, उसने कहा चल यार पिज़्ज़ा लेके देख लेते हैं। तो वो उस फेज़ से बिटकॉइन निकल गया। अब जो कोई पर्टिकुलर जो जर्नी है किसी भी मनी की, उसका सेकंड फेज़ होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। कि वो जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी है, जो भी है, चाहे वो हिस्ट्री में आप नमक को उठा लो, डेट्स को उठा लो, सिल्वर को उठा लो, गोल्ड को उठा लो, स्टोन्स को उठा लो। जो दूसरा फेज़ होता है वो होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। बिटकॉइन करंटली जो अपने जिस फेज़ से गुज़र रहा है, वो गुज़र रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू। और ये जो नंबर्स आपके सामने हैं, क्या नंबर्स हैं? कि 2 साल के अंदर जितनी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो आई है बिटकॉइन की, उसमें जितनी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है बिटकॉइन की, 50% बिटकॉइन 2 साल से मूव ही नहीं किया है। सोचो, इस बात की डेप्थ में जाके सोचो कि 50% बिटकॉइन मूव ही नहीं किया 2 साल से, और 1/3 ऑलमोस्ट 5 साल से मूव नहीं करा है। इसका मतलब क्या है? कि लोगों ने वॉलेट्स के अंदर अपने कोल्ड स्टोरेज में या कस्टोडियल वॉलेट्स में रख के भूल गए। कि बस भूलना इन द सेंस प्राइवेट की नहीं भूल गए, भूलना इन द सेंस कि यार हम लोग इसको 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल तक की लोगों ने प्लानिंग कर रखी है कि यार रख के बस ये एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर स्टोर ऑफ वैल्यू का है, ये तो 70,000 हुआ, ये 25 आया, फिर ये 15 पे भी गया, ये स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे है, ये तो लोग पागल हैं। ये वो लोग हैं, इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन को अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल वो टच ही नहीं करने वाले। आपने वेब3 की दुनिया पे भी अगर आपने देखा हो, तो आपको यही समझाया गया कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है इस एसेट क्लास के अंदर, तो आप इसको 1-2 साल, 3 साल के पर्सपेक्टिव से मत देखो। फिर तो आप एंटर भी मत करो इस फील्ड के अंदर। इनफैक्ट आप बिटकॉइन में भी एंटर मत करो अगर आपका विज़न ही 2 साल, 3 साल का है। इसका विजन आपको 4 साल, 8 साल, 16 साल, 20 साल, ये जनरेशनल वेल्थ की बात चल रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे हम किसी स्टॉक को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ये किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक जनरेशनल वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात चल रही है। यहाँ पे एक स्टोर ऑफ वैल्यू की बात चल रही है। हमारे कितने सारे घर हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे गोल्ड आता है, जाता नहीं है। मतलब गोल्ड सिर्फ एक्यूमुलेट होता है और बैंक के लॉकर में चला जाता है और फिर वो शादी-ब्याह में निकलता है, 2 साल में 1 बार। तो गोल्ड के अंदर क्योंकि एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह आपने गोल्ड को यूज़ करते हो, जनरली जो लोग करते हैं एज़ अ हेज अगेंस्ट द रिस्क। तो बिटकॉइन का जो एक नैरेटिव है, वो अब स्ट्रॉन्ग नैरेटिव से प्रैक्टिकैलिटी की तरफ आ गया। पहले तो नैरेटिव होता है कि कहानी, अब वो कहानी से एक्चुअल में उसको लोग प्रैक्टिकैलिटी की तरफ देख रहे हैं कि नहीं यार ये है हेज अगेंस्ट द रिस्क है। क्योंकि जिस तरीके से बैंक क्राइसिस, बैंक रन्स के अंदर भी देखा गया कि बैंक्स के अंदर भी आज ट्रस्ट का इश्यू है। एटलीस्ट बिटकॉइन के नेटवर्क ने 15 साल से ये तो शो कर दिया कि नेटवर्क वल्नरेबल नहीं है। बाकी जो सीफाई है, बाकी जो डीफाई है, बाकी जो छोटे-छोटे जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स हैं या चीज़ें हैं, उनमें वल्नरेबिलिटी देखने को मिली। लेकिन यार बिटकॉइन के नेटवर्क में 15-16 साल हो गए, इसने स्टेबिलिटी शो करी। ये है, इसीलिए ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। राइट। सो इन जनरल डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव है, छुआ नहीं गया है। तो ये काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा स्टैट है इन जनरल, ये बताने के लिए कि बिटकॉइन को अधिकतर लोग एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखते हैं। बिटकॉइन ने अपने आप को डिफाइन नहीं कर रखा पहले ही है। सप्लाई कम है, हाँ। सप्लाई पहले ही कम है। उसके ऊपर से जो सप्लाई है, वो होल्ड हो जाए,
तो फिर जो बची सप्लाई है, जो ट्रेडेबल सप्लाई है, वो जानते हैं टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का सिर्फ 12% होता है एक्सचेंजेस पे। 12% टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का एक्सचेंजेस पे है। किसी भी बड़े बैंक ने या कंट्री ने जिस दिन डिसाइड कर लिया कि बॉस अपने को बिटकॉइन रिजर्व में डालना है, क्या होगा? सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी कम है कि मार्केट के अंदर एकदम उसके अंदर पाउंड वो आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग है। अगर मैं भी अपने मैक के ऊपर एक पर्टिकुलर कमांड लिखूंगा तो उससे बिटकॉइन का व्हाइट पेपर खुल जाएगा। मतलब मेरे को सिर्फ अपने टर्मिनल पे जाना है। मेरे को पता नहीं आप कितने लोग टेक्निकल हो, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है। वेट, मैं अपना टर्मिनल दिखाता हूँ सबको, सब कुछ हटा के। तो अगर मैं अपने टर्मिनल पे जाऊंगा और अगर ये लिखता हूँ बस, तो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर खुल जाएगा। और ये मैंने खुद ने नहीं स्टोर कर रखा है, ये सिस्टम के अंदर है। सिस्टम लाइब्रेरी इमेज बहुत ही डेप्थ में किसी ने डाल रखा है, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर। एंड इट इज बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग इन एवरी मैकबुक दैट एग्जिस्ट सिंस 2021, जिसने 22 जिसने अपग्रेड किया है अपने सॉफ्टवेयर को। तो पता नहीं ऐसा क्यों किया है मैक ने, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या पता एक बग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक फीचर हो, पर फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कि आप ये समझ के चलिए कि देखिए जनरल जो मेरा ओपिनियन है, हुआ तो ये ऐसे ही है कि अ, इसको ये समझिए कि कोई डेवलपर होगा और कोर डेवलपर होगा 2017 की टीम में होगा, जो कि हो सकता है बिटकॉइन मैक्सी भी हो, जिसने जिसने वहाँ ऑप्शन होगा कि वहाँ पे आप सैंपल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कुछ चीजें अपलोड कर दो। होता नहीं है कि जैसे आप प्रिंट की कमांड देते हो, जब प्रिंट को टेक्स्ट प्रिंट को जब आप प्रिंटर पे आप एक टेस्ट के लिए कमांड देते हो, तो वो एक डिफॉल्ट एक पेपर एक टेक्स्ट आ जाता है, वो प्रिंट निकल जाता है। तो हो सकता है एक डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन हो कि बोलो कि या कोई भी एक डिफॉल्ट इतने साइज का डॉक्यूमेंट डाल दो, तो उस पर्टिकुलर शख्स ने वो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर वहां पे डाल दिया। यही हो सकता है। लेकिन इतने समय तक ये किसी की नज़र में नहीं आया, ये बड़ा सवाल है, पहली चीज़। एप्पल जैसी कंपनी जो यार मुझे यकीन नहीं होता कि एक-एक चीज़ जो चेक होती होगी वहाँ पे, स्टैंडर्ड्स उनकी एक-एक कमांड चेक होती होगी, एक-एक चीज़ वो क्या मार्केट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट, किस सॉफ्टवेयर के साथ, किस डॉक्यूमेंट किस डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ सप्लाई कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी स्टैंडर्डाइज़ होती है। उसके अंदर बिटकॉइन का व्हाइट पेपर निकल गया, यकीन ही नहीं होता कि एप्पल जैसी कंपनी की नॉलेज में ना हो। अब तो मुझे ये भी लगता है कि स्टीव जॉब्स ने आई डोंट नो स्टीव जॉब्स ने ये बोला हो कि दिस इज समथिंग रेवोल्यूशनरी एंड इन फ्यूचर जनरेशंस जो है, क्या पता ये व्हाइट पेपर रहे ना रहे। स्टीव जॉब ने बोलो सोचा हो सकता है ये व्हाइट पेपर उड़ा दिया जाए। उस टाइम पे एनएफटी का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, तो उसने हो सकता है बोला कि इसको एटलीस्ट मैक में डाल दो, इतनी इतने लैपटॉप्स पे डाल दो कि कहाँ-कहाँ से उड़ाया जाएगा। सो आई डोंट नो, ये थ्योरीज़ हैं यार, अब तो ये मिस्ट्री हो गई कि किसने डाला है। बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि मैं हाँ, जब यूएस इथेरियम गया का था। व्हाइट पेपर नहीं है, फिर मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को, बिटकॉइन का इथीरियम व्हाइट का तो पेपर है, व्हाइट पेपर आइडिया सुनाना-वुनाना था। का नहीं है ना? नहीं, इथेरियम का व्हाइट पेपर नहीं है, इथेरियम का व्हाइट पेपर थोड़ी ना, इथेरियम की तो पूरी किताब है, क्योंकि उन्हें इतनी बार चेंज करना है अपने आप को फ्यूचर में, तो उन्होंने किताब लिखी है। तो मैं अभी थोड़े थोड़े दिन पहले सिलिकॉन वैली गया था, पालो अल्टो, जहाँ पे एप्पल का ऑफिस है। वहां पे आपको एज अ विजिटर सिर्फ आउट सबसे बाहर की बिल्डिंग को देखने का मौका मिलता है। वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, दो चार एनालिस्ट से मेरी बात हुई थी, उनको भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द बिल्डिंग में ही जाने का मौका मिलता है। यू कैन नॉट, इफ यू आर एन एम्प्लॉय, आप घूम नहीं सकते हो उसके अराउंड। वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर बैजेस और पासेस होते हैं, जैसे टिम कुक का पास होगा या फिर एक दो और बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव लेवल लोगों का पास होगा। उनको अलाउड होता है पूरी तरह से अंदर जाना। इतनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन किया जाता है कोई भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। तो इट्स वेरी शॉकिंग कि एप्पल ने डिस्पाइट ऑल दीज सिक्योरिटी लेवल्स एंड एवरीथिंग, उन्होंने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर छोड़ दिया मैक के अंदर 2017 से। But yeah, I mean, we can right now only speculate. तो
इट इज व्हाट इट इज। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, रशिया के अंदर काफी कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके हलचल बढ़ रहा है बिकॉज वहां पे अभी रेगुलेटरी सैंक्शंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट, और रशिया में क्योंकि अबंडेंस है नेचुरल गैस का और एनर्जी का, तो इन जनरल द रशियन गवर्नमेंट इज वेरी प्रो बिटकॉइन माइनिंग। एंड देर इज अ गुड चांस गिवन दैट अभी जो यूएस के अंदर हो रहा है, टेक्सास वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ बिटकॉइन इन जनरल, और उनको माइनिंग के लिए कुछ कुछ चीजें भी दी गई थी बिकॉज टेक्सास जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी की भरमार है यूएस के अंदर, और वहां पे सबसे ज्यादा माइनिंग रेंजेस और रिग्स होती थी। और उसका रीजन ये था कि शुरू में अधिकतर लोग यूएस से चालू हुए थे बिटकॉइन को माइन करना, और जब चाइना का रेगुलेशन आया था तो टेक्सास ने सबसे ज्यादा लोगों को खींचा था। अब क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ ऑल द रेगुलेशन दैट्स हैपनिंग इन द यूएस, और आप अपने बिटकॉइन को डायरेक्ट यूएसडी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसके अंदर काफी सारी uncertainties and there are problems that exist. So because of, लोग अपने सॉफ्टवेयर का पैसा, क्योंकि आपको माइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, सॉफ्टवेयर जो है उसका पैसा यूएस डॉलर में देना पड़ता है, उसका पैसा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं कर पा रहे हैं माइनिंग के थ्रू बिकॉज ऑफ ऑल द रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज दैट एग्जिस्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट lot of people and lot of miners are actually like shutting their doors in Texas, और उसके कारण ऐसा लग रहा है कि रशिया which has an abundance of gas and also is very pro crypto right now because US is not, that's the one of the reasons, वो शायद सबसे बड़ा माइनर बन जाए इन द बिटकॉइन माइनिंग रिग इंडस्ट्री। सो काशिफ। यार हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अमेरिका जब किसी चीज़ को अपने यहाँ पे उस पे धावा बोलता है और टैग करता है, तो रशिया का ये हिस्ट्री रही है कि रशिया ने हमेशा उस चीज़ को वेलकम किया, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाता हूँ, एक बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्रिप्टोग्राफ़ी सिर्फ़ डिफेंस में यूज़ होती थी और अलाउड नहीं थी कि क्रिप्टोग्राफ़ी को कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई भी आदमी प्राइवेट यूज़ के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए या रिसर्च के लिए कमर्शलाइजेशन। क्रिप्टोग्राफी वाज़ नॉट अलाउड, था ना? और धीरे-धीरे जब क्रिप्टोग्राफी पब्लिक डोमेन में आने लगी और कुछ साइफर पंक्स उस पे काम करने लगे, तो यूएस गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया कि क्रिप्टोग्राफी को अगर कुछ लोग छुप के या यू नो सीक्रेटली अगर काम कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, नहीं तो वो कानून लाके उन्हें जेल में डाल देंगे। इवेंचुअली यूएस कानून लेके आया और उसने कुछ डेवलपर्स को उठा के जेल में भी डाला, जो क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहे थे। क्रिप्टोग्राफर्स ने अमेरिका को छोड़ के जानते हैं किसका सहारा लिया? ज़्यादातर क्रिप्टोग्राफर रशिया ने उनको वेलकम करना शुरू कर दिया। रशिया ने जैसे ही वेलकम करना शुरू किया और यूएस कांग्रेस में जब ये बातें होने लगी कि हमारा जो टैलेंट है और जो रशिया के अंदर क्रिप्टोग्राफर जाके हमारे ही अगेंस्ट क्रिप्टोग्राफी को रशिया यूज़ कर सकता है। तो आपको यहाँ पे व्हाट्स स्टॉपिंग यू मतलब तो उन्होंने फिर उसके बाद क्रिप्टोग्राफर्स के लिए क्रिप्टोग्राफी पब्लिक के लिए दे स्टार्टेड एंड देन उसके ऊपर हमने देखा काफी सारे प्रोजेक्ट्स है। नैपस्टर वाज वन ऑफ देम, ठीक है? और हमने देखा कि एक साइफर पंक मूवमेंट जो 30-40 साल उन्होंने स्ट्रगल किया क्रिप्टोग्राफी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और अमेरिका के इस हॉस्टाइल नेचर को तोड़ने के लिए जो उन्होंने सैक्रिफाइस किए, वो तब जाके सक्सेसफुल हुए जब रशिया ने उसे एम्ब्रेस किया। आज एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्रिप्टो इकोसिस्टम में? आज क्रिप्टो इकोसिस्टम में हो ये रहा है कि यूएस इज गोइंग हार्ड अगेंस्ट क्रिप्टो, तो दो लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखने लग गई अचानक। वन इज चाइना, जिसने हांगकांग के अंदर हिंट दिया है कि अपने जो उसके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो क्रिप्टो कंपनीज के साथ डील कर सकते हैं। और रशिया, रशिया को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसने उसने कहा ठीक है तुम माइनिंग को बैन करो, मैं यहाँ पे उन्हें टैक्स एग्जेम्पशंस दूंगा। तो ये क्लियर केस है कि रशिया विल सपोर्ट एवरीथिंग दैट यूएस हेट्स। राइट, लेट्स सी लाइक ये होता है कि नहीं, और अगर ऐसा होता है तो यूएस की आंखें खुलती हैं कि नहीं। यूएस एक की और। आंखें तब खुलेंगी यूएस की आंखें तब खुलेंगी जब रशिया की इकोनॉमी में
0.5% माइनिंग का के थ्रू जो है उनका कंट्रीब्यूशन आएगा जीडीपी में। जब हैश रेट जो जनरेट हो रही है टोटल बिटकॉइन को माइन करने के लिए, उसका जो एपिसेंटर है वो रशिया बनेगा। तब जाके यूएस की आँख खुलेगी कि अरे यार, ये माइनिंग को हम लोग भी यहाँ पे ले चलाओ एंड टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। अभी तो यूएस को ना एक ही चीज़ दिख रही है कि किसी तरीके से क्रिप्टो को बंद कर दिया जाए, बिटकॉइन को बंद कर दिया जाए। मैं एक्चुअली एक वो ट्विटर न्यूज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे एलिजाबेथ वॉरेन इज़ वन ऑफ द की सेनेटर्स ऑफ यूएस, और काफ़ी ज़्यादा वेल नोन और मोस्ट प्रोग्रेसिव लेडीज़ के तहत उनको बोला जाता है। उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है। उनको प्रेसिडेंट बनना है यूएस का, एंड शी हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन इन विच शी इज अगेंस्ट क्रिप्टो। तो उनके कैंपेन में एक मेजर मुद्दा होगा कि जो भी लोग एंटी क्रिप्टो हैं वो उनको वोट करें। तो ये मतलब बहुत फनी है, पर मतलब दिस इज हैपनिंग इन यूएस राइट नाउ। मैं एंटी क्रिप्टो मूवमेंट चलाया उन्होंने, और उनके एक उसका पार्ट है ये, अपने कैंपेन का। तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब सी न्यूज़ है कि वहाँ के सेनेटर्स जो हैं वो एंटी क्रिप्टो आर्मी, एलिजाबेथ वॉरेन इज बिल्डिंग एंटी क्रिप्टो आर्मी। सो इन अ वे व्हेन शी वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, उसके अंदर उनका एक एजेंडा होता है जो उनको, जिसके ऊपर वो बताते हैं कि ये पॉलिसीज है जो हम लेके आएंगे। तो एलिजाबेथ वॉरेन की पॉलिसी है दैट व्हेन शी कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, शी विल बिल्ड अ एंटी क्रिप्टो आर्मी। तो ये यूएस का माहौल काफी बिगड़ा हुआ है अभी, और काफी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं एंटी क्रिप्टो आर्मी के अंदर। तो दैट्स अनदर न्यूज़ टू कंसिडर गिवन दैट व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द यूएस। मेरे ख्याल से लिबरल्स और लिबरल्स जो कि डेमोक्रेट्स हैं, और रिपब्लिकन्स, दो पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं यूएस के अंदर। और रिपब्लिकन्स, द रेड पीपल, आर द वंस हु आर मोर लाइक यू नो are more pro crypto than most डेमोक्रेट्स। और उसके कारण ये और भी गैप बढ़ गया है, क्योंकि रिपब्लिकन सपोर्ट करते हैं तो डेमोक्रेट्स नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड राइट नाउ द डेमोक्रेट गवर्नमेंट, यानी जो बाइडेन की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो लिबरल ब्लू स्टेट गवर्नमेंट है। तो उसके कारण जो अभी यूएस कर रहा है बैंक्स के साथ अगेंस्ट क्रिप्टो, वो और भी विजिबल हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड, रशिया का ही नेक्स्ट न्यूज ये है कि वो अब सीज करने वाला है क्रिप्टो, गिवन वट एवर लॉज इट इज बिल्डिंग। तो सीज करने के बाद क्रिप्टो, वो उसको अपना क्रिप्टो अपने रिजर्व के अंदर रखना पड़ेगा, और उसके लिए दे आर गेटिंग परमिशन सो दैट दे कैन मेक अ वॉलेट। कितना ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, उसकी फाइनेंशियल रजीम को, कि उनको एक प्राइवेट वॉलेट के अंदर क्रिप्टो को सीज करके रखना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बुलिश साइन है, बट सीजिंग क्रिप्टो एंड पुटिंग इट इन देयर ओन वॉलेट्स and not selling them directly is also a good sign in general. That's been taken care of by Russian government themselves. सो बेसिकली सीजर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो क्राइम करके जो क्रिप्टो वो सीज करेंगे, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कुछ गलत किसी ने किया है, अगर वो उनको क्रिप्टो को सीज करते हैं तो दो तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका तो ये कि जो अमेरिका में जैसे फॉलो होता है कि उन्होंने कस्टोडियल जो सर्टिफाइड कस्टोडियल कंपनीज हैं उनके उन वहां पे वो स्टोर करते हैं। बट यहाँ पे रशिया ये चाहता है कि वो किसी पे रिलाय क्यों करे, क्योंकि रशिया के साथ इशू क्या है। रशिया ने ना अभी रिसेंटली एक ऐसी चीज चखी है जिसको ना कोई देश भुला नहीं सकता यार। यार उनके 350 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ यूएस के जो एसेट्स हैं, जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं, वो एसेट सीज कर दिए अमेरिका ने यार। मतलब 350 बिलियन यूएस डॉलर अमेरिका ने सीज कर दिए। उनके जो पैसे थे जो अलग अलग बैंकों में अलग अलग
एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड थे या रिजर्व्स में पड़े थे। अमेरिका के एक इशारे पे घंटों के अंदर $350 बिलियन रशिया का सीज हो गया। अब रशिया को ये पता है, आज ये पता लग गया, एक चीज ये पता लग गई कि मेरा एसेट अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा एसेट की प्राइवेट की, मतलब ये सतोशी नाकामोतो की वो विजन जग गई यार। सतोशी नाकामोतो कहता है कि सिर्फ नॉट योर कीज, नॉट योर बिटकॉइन, है ना? वो एक्चुअल में बिटकॉइन पे लागू नहीं होती। वो सारी दुनिया के जो एसेट है उस पे लागू होती है। आप जिसको अपना एसेट मानते हो ना, वो आपका एसेट एक्चुअल में है ही नहीं। कैसे? बेसिकली वो एसेट आपके पास, उस एसेट की ओनरशिप का एक डॉक्यूमेंट है, जिसको एक एनफोर्समेंट एजेंसी ऑथराइज कर रही है। वो आपके, जैसे सपोज करो मेरे पास एक लैंड है कलकत्ता में। प्रणव प्रणव जाता है कलकत्ता, कहता है ये तो लैंड मेरी है। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास कागज है। कहता भाई रह तो मैं रहा हूँ, तुम कहाँ रह रहे हो? तुम तो दिल्ली में हो। मेरा तो यहाँ मैंने घर बना लिया, प्रणव ने रातों रात उस पे घर बना लिया। अब जब मैं कागज लेके गया तो प्रणव ने मेरे सामने उस कागज को देखा, बोलते कागज फर्जी है। मैं फिर एक एजेंसी के पास गया, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसने मुझे कागज इशू किया है। उसने बोला नहीं नहीं भाई साहब, आप ही लैंड के वो ओनर हो। तो मैं, भाई साहब वहां तो प्रणव ने घर बना लिया। बोलेंगे कोई बात नहीं, आप कोर्ट जाओ। तो कोर्ट जो है वो एक एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो एनफोर्स करेगी। मतलब मेरी डिपेंडेंसी उस एनफोर्समेंट एजेंसी पे जो प्रूव करेगी, और कानून जब उसपे पारित करेगा, उसके बाद मैं पुलिस थाने जाऊंगा, पुलिस थाने को उस जमीन पे लेके जाऊंगा। थानेदार वहां पे बिल्डोजर लेके जाएगा, नहीं जाएगा, डिले करेगा, कहीं पैसे ना खा ले। 50 परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 15-15 साल निकल जाते हैं कब्जे की जमीन खाली कराने में। आपका सोना बैंक के लॉकर में पड़ा है। इन्फोर्समेंट एजेंसी कल को बैंक मना कर दे कि मैं लॉकर की चाबी खो गई, तो आप कहाँ जाओगे? आप कोर्ट के पास जाओगे कि साहब इसने मेरी चाबी खो दी, ये मेरे लॉकर में मेरे को मेरा सोना लेने नहीं दे रहा। तो फिर वो एनफोर्समेंट एजेंसी आपका हेल्प करेगी। आपका जो स्टॉक है, वो शेर खान एचडीएफसी डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ट्रेड कर रहे थे। वो आप ट्रेड नहीं कर पा रहे। आपने शेर खान में फ़ोन लगाया या एचडीएफसी में फ़ोन लगाया कि सर वो मेरा अकाउंट नहीं ऑपरेट हो रहा। बोलते आपका तो अकाउंट ही नहीं है। तो आप एनफोर्समेंट एजेंसी के पास जाओगे, सेबी के पास जाओगे, कोर्ट के पास जाओगे कि साहब मेरे स्टॉक्स पड़े हुए हैं 2 लाख रुपए के, ये मेरे को एक्सेस नहीं दे रहे। आपकी हर एक एसेट की डिपेंडेंसी एक एनफोर्समेंट एजेंसी पे है, आपके खुद के हाथ में नहीं है। आप समझ नहीं पाओगे एक्चुअली। इन बातों को समझने के लिए ना ये भी तपस्या से आती है ये चीज। मतलब तपस्या क्या होती है, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं? वो तपस्या ऐसे नहीं आती, ये वीडियो देख के भी नहीं आएगी। पहली बार ऐसा हुआ है पूरी दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, कि आपका एसेट आपका है विदाउट रिलायंस ऑन एनी एनफोर्समेंट एजेंसी। आपका एसेट आपका है। वो कैसे होता है? जैसे सोना है, वो आपके पास फिजिकली अगर है, वो आपका है। गेटिंग मी? तो रशिया ने ये रियलाइज करा कि मेरा जो दुनिया में एसेट पड़ा है वो तो यूएस डॉलर के अंदर डिनोमिनेटेड है, और उसको तो यूएस डॉलर ने सीज कर दिया। तो ये मेरा तो एसेट ही नहीं है। और बाय द वे ये पूरी दुनिया के साथ, ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया ने ये ड्रामा देखा। इसीलिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि पूरी दुनिया अमेरिका के डॉलर के प्रभाव से निकलना चाह रही है। यही कारण है कि रशिया चाहता है कि उसका खुद का वॉलेट हो। कल को गोइंग फॉरवर्ड अगर वो कुछ चीज़ स्टोर भी करना चाहे, अपना ही बिटकॉइन खरीदना चाहे, तो उनका खुद का वॉलेट हो। वो मेटामास्क, या सपोज़ करो जैसे इथेरियम रखना है तो मेटामास्क नहीं चाहिए उन्हें, या उन्हें लेजर नहीं चाहिए। लेजर फ्रांस की कंपनी है, नेटो का मेंबर है। ट्रेज़ोर नहीं चाहिए उन्हें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेजर
लेजर आपके क्रिप्टो को ले जा सकता है। मैं कहता हूँ एक थॉट है, रशिया ने चख लिया है, $300 बिलियन का नुकसान झेल लिया है। अब वो कह रहा है सतोशी नाकामोटो ने ही बोला था, हम वही करेंगे। हमारा वॉलेट, हमारी प्राइवेट की, हमारे पास। प्रणव, ये बातों की गहराई तुम नहीं समझ पाओगे। अभी तुम्हें बहुत बड़ा होना है। अभी तुम समझ गया, मैं समझ गया डिटेल में। एनीवेज, बहुत अच्छे से समझाया आपने। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, Coinbase CEO says Bitcoin Lightning is something we'll integrate. सो लाइटनिंग नेटवर्क एक अब जैसे बिटकॉइन के अंदर आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हो और बहुत सारे फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करते हो, तो बिटकॉइन का तो कोई लेयर टू है नहीं जिसके कारण वो ट्रांजैक्शन तेज हो जाए, या फिर बिटकॉइन के अंदर शार्डिंग तो होती नहीं जिसके कारण वो ट्रांजैक्शन तेज हो जाए। तो अगर आपको पेनी ट्रांजैक्शन करने जैसे $5 के या $10 के, तो बिटकॉइन का एक लाइटनिंग नेटवर्क होता है। एक तरह से ये चैनल बेस्ड नेटवर्क होता है जिसके बारे में काशी बहुत डिटेल में बता सकते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम किसी ज़्यादा और। ज़्यादा ज वो कभी हाँ, लाइटिंग नेटवर्क पे वैसे वैसे बता दूँ कि भई एक एक मैंने और तुमने अगर हम फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, सपोज़ मैं और प्रणव ट्रेड फ्रीक्वेंटली चैनल हम बना। हम हुँ, फ्रीक्वेंटली सपोज़ ट्रेड करते हैं। अगर हम बेस लेयर पे करेंगे, अगर हम बिटकॉइन की जो मेन लेयर है, जो बेस लेयर है, उस पे करेंगे तो बहुत महँगा पड़ता है और स्लो है, ठीक है? तो अ, मैंने और प्रणव ने क्या करा, एक चैनल खोल लिया। चैनल का मतलब ये है कि अपना एक दुकान खोल ली, एक मेन लेयर के ऊपर दुकान खोल ली। ए एक प्रणव का अकाउंट, एक मेरा अपना अकाउंट। अब हम उन दोनों में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? जब हम ट्रेड कर रहे हैं, जब हमने ट्रेड करने के बाद एक चैनल खोल लिया जो मेन लेयर के ऊपर है। वो चैनल के अंदर अब हम ट्रेड कर रहे हैं। जिस दिन हमने अब सेटल करना है अकाउंट को, मतलब हिसाब-किताब फाइनल करना है। सपोज मैं प्रणव से कोई चीज खरीद रहा हूँ, प्रणव मुझसे कोई चीज खरीद रहा है। हमने आपस में कई 10, 20, $50 की माइक्रो ट्रांजेक्शन्स कर ली। अब ये हुआ कि ठीक है यार प्रणव, 1 महीना हो गया, अब ना सेटल कर लेते हैं अकाउंट। जो सेटलमेंट है वो मेन लेयर पे ही होनी है, राइट? बिटकॉइन की जो मेन लेयर है, जो बेस लेयर है, उस पे ही होनी है। तो जो अकाउंट सेटल होना है वो बेस लेयर पे होता है, और जो आप ट्रेड करते हो वो फास्ट ट्रेड करते हो आप लाइटनिंग नेटवर्क पे। एक तरीके की आपने बेस लेयर पे वो खोल लिया, आपने दुकान, चैनल खोल लिया, राइट? तो ये लाइटनिंग नेटवर्क इस तरीके से ऑपरेट होता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपकी ट्रांजेक्शन आपकी फास्ट हो रही है। जो सिक्योरिटी आपको चाहिए बेस लेयर की, तो जब आप सेटल कर रहे हो तो जो रिकॉर्ड अल्टीमेटली जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो फाइनल ट्रांजैक्शन है, वो रिकॉर्ड जो है वो बेस लेयर पे स्टोर हो रहा है। ये है। राइट। और एक तरह से ट्रांजैक्शन करने का नेटवर्क है। बिटकॉइन के ऊपर स्टेट चैनल बेस्ड होता है, जैसा काशिफ ने आपको बताया। और ट्रांजैक्शंस करने के लिए अगर आपको बिटकॉइन में $100 लग रहे हैं, तो लाइटनिंग नेटवर्क पे $10 लगेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए, $5 लगेंगे। तो कॉइनबेस जो कि एक एक्सचेंज है, वो लाइटनिंग नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शंस करने के लिए, इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो दैट इज ऑल दिस मीन्स। उसके बाद पैक्सोस की जो पैक्सोस और बाइनेंस, एक तरह से बाइनेंस की अपनी जो अड़चने हैं वो रुक ही नहीं रही है। पैक्सोस ने अप्लाई किया था नेशनल बैंकिंग लाइसेंस के लिए, जिसके कारण जो बी यूएसडी इशुएंस था उसको और एक तरह से अथॉरिटाइजेशन मिलता। वो ऑथराइजेशन और बीयूएसडी का एक तरह से एक स्टेबल कॉइन बनना, वो पूरा का उसके साथ तो एक ऑलरेडी एसईसी ने उसके ऊपर एक नोटिस निकाला था कि पैक्सोस को बोला था कि आप ये बीयूएसडी कैसे इशू कर रहे हो, हमको बताओ क्या इसमें डिटेलिंग है, और अभी के लिए बीयूएसडी इशू करना बंद कर दो। जिसके बाद बाइनेंस ने भी बीयूएसडी को ड्रॉप करना चालू किया, कुछ बिटकॉइन में कन्वर्ट किया, कुछ इथेरियम में कन्वर्ट किया, कुछ बीएनबी उनके जो टोकन है उसमें कन्वर्ट किया, और अभी काफी कम लिक्विडिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है बीयूएसडी के अंदर। लास्ट होप, वन ऑफ द लास्ट होप उनका ये था कि जो पैक्सोस ने 18 महीने से नेशनल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, अगर वो मिल जाता उनको, तो शायद ऐसा हो सकता था कि दे वुड हैव बीन एबल टू रिवाइव द बीयूएसडी मिंटिंग एंड केटरिंग एंड स्टफ लाइक दैट। पर वो उनको नहीं मिला। वो फिर से अप्लाई करेंगे, बट फॉर नाउ बी यूएसडी जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है, वो
उसके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, और एक तरह से बाइनेंस उसको समझ आ गया है कि यूएस के अंदर उनकी दाल नहीं गलने वाली है, और मेरे ख्याल से वो बीयूएसडी को पूरी तरह से डाइल्यूट करके अपने सारे स्टेबल कॉइन को टेथर या फिर टीयूएसडी या फिर यूएसडीसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और बीयूएसडी स्टेबल कॉइन शायद एक्सटिंक्ट हो जाए इवेंचुअली। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट गिवन दैट व्हाट्स हैपनिंग टू पेक्सोस इन यूएस एंड व्हाट्स हैपनिंग टू बाइनेंस इन यूएस, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं अभी ट्विटर खोलूं, अब पता नहीं है कि नहीं वो, पर यहाँ पे डोज का साइन आता था 5-6 दिन पहले तक, तो काफी काफी इंटरेस्टिंग है कि ट्विटर ने क्यों अपने आप को अपना लोगो हटा के डोज का ट्विटर, डोज कॉइन का जो मीम है उसका ट्विटर डाल दिया। कुछ लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि इलॉन मस्क ने थोड़े दिन पहले जोक किया था कि अगर मैं खरीद लेता हूँ, देखो देखते हैं, वो अगर मुझे मिलता है तो, कि अगर मैं ट्विटर खरीद लेता हूँ तो मैं सबसे पहले जाके ट्विटर का लोगो चेंज करूंगा और उस पर डोज का लोगो लगा दूंगा, और उसके कारण डोज कॉइन में फालतू का पंप आ गया है। तो एंड पीपल हैव इस स्टार्टेड बाइंग मोर डोज। नहीं, अब तो डंप हो रहा है, अब तो वापस अब ये पंप आया था इधर, एंड नाउ इट इज बैक। हुँ। तो ये अपने आप में मतलब लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे खरीद लेते हैं, आपने उनको वो लगता कहावत सुनी है, हर कुत्ते का दिन आता है? तो इस कुत्ते का दिन तब आता है जब इसका जो मालिक है, वो इसको पंप करवाता है। तो मालिक। जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, सिक्योरिटीज़, उनका एक मालिक होता है और इससे प्रूव होता है कि ये जो डोज कॉइन है, इसका मालिक इलॉन मस्क है और जब-जब वो मूड में आता है, वो इसको पंप कराता है और यहाँ पे बॉस इस बार ये लंबा फँसेगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये करने से पहले उसने कितने डोज कॉइन उसके पास हैं या उसके फ्रेंड्स के पास या रिलेटिव्स के पास या उससे पहले क्या बाइंग हुई थी इस न्यूज़ से पहले, और वो चार्ट्स और ऑन चेन एक्टिविटी सब दिख जाती है। अगर डोजकॉइन की बाइंग हुई थी, मेजर बाइंग हुई थी, दैट विल प्रूव कि इलॉन मस्क एफिलिएटेड ग्रुप्स ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बाइंग करी, पैसा बनाया, क्योंकि उसके बाद एकदम जो पंप आया उससे किसी एक को तो बेनिफिट हुआ है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं और अगर इलॉन मस्क के ऊपर तो वैसे भी वो फेमस है इन चीज़ों के लिए। अगर ये प्रूव होता है तो दिस विल नॉट गो वेल विद द एसईसी। सो रेगुलेटर विल कम हार्ड। यूएस के अंदर ऑलरेडी माहौल बना हुआ है, उसके ऊपर से ये एक्टिविटी उनको एक और बहाना मिल गया। बहुत ही बचकाना हरकत थी ये, इसकी टाइमिंग बहुत बुरी थी, इससे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान होता है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ और इससे ये भी पता लगता है कि और कितने लोग बर्बाद होंगे ऐसे मीम कॉइन्स में, राइट? यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं सेंसरशिप रेजिस्टेंस की और इन सब क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, एक ऐसे नेटवर्क की अभी जस्ट 10 मिनट पहले हमने बात करी और अब हम ऐसे ही उसकी बात कर रहे हैं कि जहाँ पे एक कुत्ता है जो अपने मालिक पे डिपेंडेंट है। राइट। लास्ट बट नॉट मैं नॉट नॉट मैं नॉट किसी नॉट तरीके की ठेस नहीं पहुंचाना चाहता डोज के होल्डर्स को। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें इस टाइम सुन रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा ऐसी बातें सुन के, बट यार फैक्ट तो यही है, देखो। हम डीफाई की काफ़ी बातें करते हैं और काफ़ी डिटेल में उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो, अब लोग बोलते हैं एक्सचेंजेस सिक्योर नहीं, तो क्या सीफाई सिक्योर है? सीफाई सिक्योर नहीं है गिवन व्हाट्स हैपनिंग इन एफटीएक्स, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइक सेल्सियस और ये सब जो हुआ है। तो अगर सीफाई सिक्योर नहीं है तो क्या डीफाई सिक्योर है? तो इसके ऊपर हमने एक डिबेट की थी थर्सडे को और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। काशिफ और मैं दोनों थे उस ट्विटर स्पेस के अंदर, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार असली में कुछ भी अभी सेफ नहीं है, राइट? यू मैं वो हैव टू। बताऊँ तो और सुशी स्वैप यार। सुशी स्वैप, an exchange, an AMM that has existed since 2020 हुँ, और हुआ काफी पॉपुलर एक्सचेंज है, वो हैक हो गया 5 मिलियन हुआ डॉलर के हुआ लिए सिर्फ हुआ क्या इस पे? 5 दिनों। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंदर एक बग था, तो जिसने 5 दिनों तक आज से लेके 5 दिन पहले तक सुशी के साथ इंटरेक्ट किया होगा, उसके फंड्स चले गए होंगे यूएसडीसी, एंड लोगों को रिवोक करना पड़ा अपना अप्रूवल। आप यहाँ से देख सकते हो आपने किस किस को अप्रूवल दिया हुआ है इथर स्कैन पे, जाके अपना एड्रेस डालो
तो आपको पता चल जाएगा आपने किस-किस को अप्रूवल दिया है। अगर मैं अपने डमी अकाउंट से कनेक्ट करूँ यहाँ पे मेरे अकाउंट में भी 3-4 इथेरियम पड़े हुए। अरे वो वाला मत खोल देना जिसमें वो माल है। ठीक है। अरे तो यार, ये तो गरीबों का वॉलेट है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और अगर मैं डालता हूँ एड्रेस, तो यू कैन सी कि मैंने हुँ, किस-किस को अप्रूवल दिया हुआ है। ईआरसी 721 में किसको दिया हुआ है, ईआरसी 1155 में किसको दिया हुआ है। तो आप भी देख सकते हो जाके। अगर आपने सुशी के साथ इंटरैक्ट किया था तो अपना अप्रूवल हटा दो। पर इट ओपन्स अ बिगर डिबेट कि अगर एक्सचेंजेस सेफ नहीं है, एफटीएक्स गिर सकता है, तो क्या सीफाई सेफ है? सीफाई सेफ नहीं है, तो क्या डीफाई सेफ है? अगर डीफाई सेफ नहीं है तो करें क्या हम हमारे फंड्स का? तो इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कुछ लोगों के साथ, कुछ फील्ड बेयरर्स के साथ जो डीफाई सीफाई के ऊपर काम कर रहे हैं, के साथ काम कर रहे हैं, के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं। पर फॉर नाउ दिस इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर ऑल द डीफाई कि हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके पहले भी ऑयलर यूलर प्रोटोकॉल जो था वो हैक हो गया था $325 मिलियन के लिए। उसके पहले रोनिन चेन अटैक हो गया था। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग इन हुँ। डीफाई एज वेल। तो अगर आप किसी प्रोटोकॉल में अपने पैसे रखते हो और वो हैक हो जाए तो फिर कौन लायबल है? इंश्योरेंस कौन देगा? क्या जो उनके ऊपर जो इंटरफेसेस बने हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के, जो सीफाई नए नए आ रहे हैं, क्या वो आपको पैसे वापस देंगे? क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसे वापस देगी? उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आप डीफाई से इंटरेक्ट करो उसके पहले, क्योंकि आप कितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी फिर भी निकल जाए। राइट, इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना भी है, आपको नहीं माननी आपको फिर भी मतलब नहीं जी मेरे को तो एक्सपेरिमेंट करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन फिर उसको ऐसे करो कि पूरी नेटवर्थ अपनी एक एक्सपेरिमेंट में मत लगा दो। अब सोचो किसी का यहाँ पे पूरा यूएसडीसी वॉलेट एक वॉलेट में पड़ा होता उसने अब वैसे तो यार सुशी स्वैप के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो लोग कॉन्फिडेंटली कर रहे होंगे इंटरैक्ट। मतलब मैं ये भी मानूंगा कि इसमें लोगों की भी लिटरली कुछ ज्यादा गलती है नहीं इसमें इट्स जस्ट दैट के वल्नरेबिलिटीज हैं अभी डेक्सेस में और इन सब चीजों में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ये जो कह रहे हो ना कि बिटकॉइन के अंदर इतना क्यों होल्ड कर रहे हैं, बैक टू द फर्स्ट न्यूज। वो कह रहे हैं कि तो ये स्पेस अभी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं है। इस स्पेस में एक चीज ने अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई है, लेट्स स्टिक टू दैट। एंड उसके बाद मेरे को फिर भी मेरा रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा है तो दैट परसेंटेज ओनली यू कैन डिसाइड। 10% 20% ऑफ द कैपिटल यू वांट टू प्ले अराउंड एंड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, दैट यू नीड टू डिसाइड हाउ मच यू वांट टू डू दैट। Because tomorrow you should not cry. You should not cry and coming back कि boss I was just trying to do something and then I just got rug pulled. फिर बाद में मत रोना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इस इंडस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं बिटकॉइन के अलावा, इनफैक्ट बिटकॉइन को ट्रेडिशनल फाइनेंस वाले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। चलो हम क्रिप्टो के अंदर एटलीस्ट ये मानते हैं कि 16 साल हो गए भाई उसके कोड को सरवाइव करते हुए, उसको उस नेटवर्क को ऑपरेट करते हुए, और आज उसका हैश रेट भी इस लेवल पे पहुंच गया कि 51% अटैक करना बहुत मुश्किल है बिटकॉइन के नेटवर्क पे। इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल है एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करना 51% का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वेल्थ कहाँ पे स्टोर करनी है और आपको एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करना है। अगर ये क्लैरिटी हो गई तो वेब3 की दुनिया का पर्पस सॉल्व हो गया। आपको जो समझाने का जो तरीका है जो वो यही है। You can't be playing around with your money by interacting with various, you know, these things, smart contract, निकल गए ना पैसे। पर सुशी के साथ तो बहुत लोग इंटरैक्ट करते थे, बहुत हाँ, हाँ, पुराना बहुत लोग। डीफाई है। तो अगर देयर इज सो मच दैट नीड्स टू बी डन। इंश्योरेंस के लिए बहुत, डीफाई में इंश्योरेंस का बहुत स्कोप है और बहुत कुछ जरूरी है करना। कुछ ऐसे डिफॉल्ट चीजें होनी चाहिए जिसके तहत आप अगर कोई डीफाई के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप साथ में इंश्योरेंस भी क्लेम कर रहे हो अपना। बहुत बहुत जरूरी है बिफोर। अभी तो मतलब एकदम वाइल्ड वेस्ट है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या होगा आपके फंड्स के साथ आपको भी नहीं पता है, प्रोटोकॉल को भी नहीं पता है, सिर्फ हैकर को पता है।
देयर इज़ सो मच दैट नीड्स टू बी डन और अभी कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म रेडी नहीं है सही डीफाई का इंटरफ़ेस प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आपने डीफाई पे मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, देखना ज़रूर जिसमें यूएस गवर्नमेंट की पूरी रिपोर्ट है, सिर्फ़ डीफाई को लेके, जो उन्होंने पूरे दुनिया में कई देशों को प्रेज़ेंट करी है ऑस्ट्रेलिया में। वो लास्ट वीडियो था मेरा, उसको जाके चेकआउट करें। चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच गाइस। आई थिंक लाइक करते जाइएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आज का शो और मिलते हैं थर्सडे को एक नए एपिसोड के साथ और हो सकता है थर्सडे को हम किसी गेस्ट को लाएँ। फिलहाल कल-परसों में आपको सुनील अग्रवाल जी के साथ मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। वो आपको देखने को मिलेगा। फ़ैसिनेटिंग वीडियो है अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। उस वीडियो के अंदर मैंने जेरेम पावेल का रोल प्ले किया है और सुनील अग्रवाल जी सतोशी नाकामोटो बने। तो मैंने उसमें रोल प्ले किया है, तो मैं उसमें हमने लिटरली एक्टिंग करी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। शायद परसों रिलीज़ होगा वो वीडियो। यहाँ तो हम रोल प्ले डेली करते हैं मैं और प्रणव, तो उधर सुनील अग्रवाल जी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था कि सर आप बिटकॉइनर बनो, मैं वो बनता हूँ, फेडरल रिज़र्व से जेरम पावेल बनता हूँ। कहते ठीक है जी। लड़ाई हो गई हमारे बीच में बहस करते-करते। चलो ठीक है। ओके, बाय।